हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। अगर आप क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बड़ा काम का है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल में बात करूंगा कि जून महीने से लेकर दिसंबर महीना 3 तारीख को आपका एग्जाम है विद अ न्यू पैटर्न। तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन ग्रेट डिटेल विथ यू। ठीक है, तो दोस्तों आज हम 2 बकेट लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर फ्रेशर्स एंड द अदर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिपीटर्स, उनको क्या करना चाहिए, उनका माइंडसेट क्या है, ठीक है, उनको कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वो कॉमन गलतियाँ क्या करते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे उनको ऐसा काम करना चाहिए ताकि वो गलतियाँ ना करे और वो अपनी पढ़ाई को उस लेवल तक लेकर जाए, अपनी तैयारी को उस लेवल तक लेकर जाए कि फाइनली दिसंबर में दे गेट टॉप रैंक्स। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं with a bucket list of the second group of people which is repeaters। repeaters के बारे में जब बात करेंगे तो freshers को भी इससे सीखने को बहुत मिलेगा कि repeaters ने लास्ट ईयर क्या गलती करी। क्या आप वही गलती कर रहे हो? क्या आप वही चीज दोहरा रहे हो? तो आप भी उनके जैसे कहीं ना कहीं अटकोगे, और इसलिए आपका काम होना चाहिए कि इसको ध्यान से सुनना। जो रिपीटर्स है, ठीक है, जब वो अपनी तैयारी अब करेंगे तो उनको आइडिया है कि उनको सिलेबस के बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट ईयर उनको पता है कि बेसिकली क्या क्या यू कैन से सिलेबस था, सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया, पर कोई ना कोई कारण से दे कुडंट रीच टू दी गुड रैंक्स। काइंड ऑफ स्कोर ऑफ 70, a score of 65, a score of 60, ठीक है, और a 50, or some of you might have got 20 as well। ठीक है, whatever is your score, ठीक है, whatever is your score, but as a repeater you are aware that what is the syllabus, what type of questions are there, how do you react to those questions। ठीक है, आपका सिलेबस टाइम पे खत्म होता है नहीं होता है ऐसा आपको पता है। ठीक है, और आपने कुछ ऐसी कॉमन गलतियां करी होगी जिसकी वजह से आप आज यू से एनएलयू में नहीं है। क्या कॉमन गलतियां हो सकती है? 2 सबसे बड़ी गलतियां जो मैं देखता हूं हर साल, ठीक है। 1 इज इग्नोरिंग मॉक्स। इधर दे डू नॉट राइट लॉट ऑफ मॉक्स, or if they write lot of mocks, they write just for the sake of writing it. They are not evaluating it, they are not analyzing it, they are not learning from the mock, and they are not changing their methods, ठीक है, to improve their scores। Number 2, अगली गलती करती है ये बच्चे, that they focus on those sections where they feel comfortable। उनको जो सेक्शन पसंद है, कंफर्टेबल है, बस उसी की तैयारी करते रहते हैं। इट इज लाइक दैट ऑस्ट्रिच, है ना, जो कोई जानवर उसको मारने के लिए आता है, अगर उसका एनिमी उसको मारने के लिए आता है, व्हाट डज ऑस्ट्रिच डू? ऑस्ट्रिच इज डूइंग वेरी सिंपल थिंग, अपना सर रेत में डाल देता है और उसको लगता है कि उसको दुनिया देख ही नहीं रही है। ठीक है ना, वो एनिमी है, उसको देख नहीं रहा है और वो बच जाएगा, पर क्या वो टेक्निक से आप बच पाओगे? नहीं। So as a repeater, if you have been doing this, ठीक है, तो ये टॉप 2 मिस्टेक्स है ना, ये टॉप 2 मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड तो करनी ही चाहिए। आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए 2 मिनट में मैं समझाता हूँ, ठीक है, पर उससे पहले कुछ अलग अलग तरीके की भी मिस्टेक्स देख लेते हैं। पहला, यू कैन से इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम स्ट्रक्चर, जो बेसिकली मतलब जिसकी वजह से आपने फोकस कहाँ पर किया? आपने ज़्यादातर फोकस कर दिया कि एक काम करता हूँ, जीके मेरा बहुत वीक है तो मैं जीके पढ़ता रहता हूँ, एंड यू डिड नॉट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर रीडिंग कैपेसिटी, और यू डिड नॉट फोकस ऑन मैथमेटिक्स स्किल्स, यू डिड नॉट फोकस ऑन द लॉजिकल स्किल्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, कितना वेटेज है हर एक सेक्शन का, और उसके मुताबिक आपको समय कहाँ कहाँ पे देना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, निग्लेक्टिंग रेगुलर प्रैक्टिस। ये जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, उन्होंने अपनी रेगुलर प्रैक्टिस को बड़ा इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अरे स्कूल का काम है, ठीक है, तो स्कूल के काम में फंस गए, और जब मॉक आता था तो मॉक के पहले कुछ पढ़ाई कर लेते थे, या पढ़ाई नहीं हुई तो मॉक इग्नोर कर दिया।
है ना, ठीक है। तो मॉक इग्नोर किया, पढ़ाई नहीं करी, रेगुलर जो काम करना चाहिए वो नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, ये बच्चे ने लास्ट ईयर डेली अखबार पढ़ा ही नहीं था, इस साल रिपीटर डेली अखबार पढ़ रहा है। और जो फ्रेशर है क्या वो पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, तो फिर कैसे इंप्रूव होगा? सर मैं अखबार तो नहीं पढ़ता हूं, पर मैं लेकिन से डेली करंट अफेयर का वीडियो देख लेता हूं, तो मुझे तो बहुत सारा जानकारी है। अरे भाई डेली वीडियो देखना, ठीक है, वहां से जो करंट अफेयर और जो जनरल नॉलेज बढ़ेगा, चलो वो अच्छी बात है, पर क्या तुम्हारी रीडिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है? क्या तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव हो रहा है? क्या तुम कहीं फंसते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, वहां से बाहर उठना कैसे, उसको सही में अंडरस्टैंड कैसे करना, वो समझ में आता है ना? Another mistake a student has committed last year was ignoring GK and current affair. उसको लगता था बहुत भारी है, याद ही नहीं रहता है, इतना वास्ट करंट अफेयर है, याद कैसे रखूं, ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़ाई कहां से करूं, इग्नोर कर दिया। Another common mistake the people commit is lack of focus on English language skills. They are not focusing on their capability to improve on their English language. एक बार पढ़ के, remember it is one time you read and within that one time you should be in a position to get the complete gist of it. I know that large number of you have been doing a very simple method is पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ में क्या दिया है आधा अधूरा समझ में आया, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखकर बस एग्जैक्टली वही की वही लाइन या ऑप्शन में से वही का वही लाइन आप पैराग्राफ में ढूंढने निकलते हो। सही है ना? गलती मत करो भैया, ये बर्बादी है, ठीक है, ये तरीके से इंग्लिश नहीं लगता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, इंग्लिश लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ फाउंटेन हेड ऑफ योर, you can say, CLAT examination. So if you are, you can say, improving on your English in your reading comprehension capability, I believe that you will be in a position to do well in your logic, you will be doing well in your legal, you will be doing well in every area. Make sure that you are focusing on it. Overlooking legal reasoning preparation. लीगल रीजनिंग की प्रिपरेशन, जब वो मॉक देते हैं ना तो उनको लगता है कि अरे पैसेजेस तो कहीं से भी आते हैं, ठीक है, पैसेजेस तो पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर से आते हैं, ये सुनो, ठीक है, उनको लगता है कि पैसेजेस इन जनरल नॉर्मल अखबारों में से आते हैं, तो मुझे क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो पैराग्राफ होगा उसी में से मैं पढ़ के आंसर दे दूंगा। ना बेटा, गलती मत करना, इस बार तो मत ही कर लेना, इस बार तो 120 क्वेश्चंस है, इस बार तो एक्यूरेसी का अलग ही लेवल का खेल है, ठीक है। तो भैया इस बार तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि ये लीगल के सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से देख लो, हर छोटे छोटे पॉइंट का लीगल इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, वो दिमाग में ड्रिल करो, उसको याद रखो, उसको समझो। अनदर मिस्टेक पीपल कमिट इज ओवर रिलायंस ऑन द कोचिंग मटीरियल। दे बिलीव कि जितना मटेरियल मिला उतना कर लो, काफी है, काफी होता है, पर कहीं ना कहीं रेफरेंस तो चाहिए ना कहीं एक्स्ट्रा पढ़ना तो पड़ेगा ना न्यूज़पेपर में से, कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको लेकिन से दुनिया में और क्या चल रहा है उसके लिए बहुत सारी और जानकारी तो चाहिए ना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लेकिन से कोचिंग मटेरियल पे रिलाई करके काम नहीं चलेगा। यू मस्ट ऑल्सो रीड varieties of the editorials, you must also read various legal news, you must also go through various legal blogs, विकीपीडिया पढ़िए भैया इसको, ठीक है। लोगों ने इग्नोर कर दिया अपनी सेल्फ केयर और वेल बीइंग को, ठीक है, लंबा जग लिया, ध्यान नहीं दिया अपनी पढ़ाई पे, अपनी सेहत पे, एक साथ बीमार हो गए, लंबे बीमार हो गए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, कैसे इंप्रूव करेंगे भैया? खाना अच्छा खाना पड़ेगा, ढंग की नींद चाहिए, ये सुनो, ठीक है, और प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। अपने मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करना है, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों। एंड देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एग्जाम एंग्जाइटी, एग्जाम में डर लग जाता है, एग्जाम में परेशानी हो जाती है, ठीक है, उस समय पे हम अपनी जो प्रॉपर प्लानिंग करी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं।
क्यों? या तो कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो डर लग रहा है। ये सब मिस्टेक्स ज्यादातर लास्ट ईयर लोगों ने करी थी और उनमें से बहुत सारे लोग इस साल रिपीटर बनकर एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, अगर आपके स्कोर आया था 50, 60, 70 के आजू बाजू, आपने इसमें से कोई ना कोई मिस्टेक करी होगी जो आपको अवॉइड करनी है। ये सर नो, दिस इज वेरी क्रूशियल। अगर आप इसको अवॉइड नहीं करोगे तो चलेगा कैसे? सो सर ये बताएंगे कि हमें करना क्या चाहिए। बिल्कुल, फॉर रिपीटर्स लेट मी टेल यू, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई योर वीकेस्ट एरियाज एंड फोकस देयर। रिमेंबर, दैट्स अ लोअर हैंगिंग फ्रूट, उसको सबसे पहले लेना चाहिए। आपका जो सबसे बड़ा वीक एरिया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका वीक एरिया है लॉजिक, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपके लॉजिक में करीबन 8 या 9 ही मार्क्स आए थे, ठीक है, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप अगर मेहनत करोगे तो आप 8-9 मार्क्स से सीधा 20 मार्क्स के ऊपर पहुंच सकते हो। पर अगर आपका लास्ट ईयर कोई सेक्शन में 20 मार्क्स आए थे और उसको वहां से 20 से 25 लगाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो बहुत ज्यादा होगी। तो पहला फोकस क्या होगा? वीक एरियाज कंप्लीट करें, उस वीक एरिया को सबसे पहले टारगेट करें, छोड़े मत उसको, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे इस बार तो। ऑल द मोर, छोड़ने का स्कोप ही नहीं बचा है। 120 क्वेश्चंस है, क्या छोड़ोगे? कट ऑफ ही होगा तुम्हारा 95, 100 छोड़ेंगे क्या? पूरा का पूरा 120 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्या आपने 120 वाला मॉक दिया क्या प्रो टैलेंट का? यस और नो दिया क्या? नहीं दिया है तो बिल्कुल अभी के अभी प्रो टैलेंट की टेलीग्राम चैनल पे आइए और टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने आपके लिए स्पेशल ये एक मॉक फ्रीली दिया हुआ है, ले लीजिए, इट इज अवेलेबल। ओके, ठीक है। एक और जगह अवेलेबल है, ये प्रो टैलेंट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारे कोर्स का लिंक दिखे रखा होगा, उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा आसानी से। और वो कोर्स भी फ्री में अवेलेबल है, विच इज करंट अफेयर का, है ना, तो आपको फायदा होगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा। सो ये समझ में आया आपको चालू क्या करना है? वीकेस्ट एरिया, ठीक है। सबसे पहला टारगेट करिए जुलाई तक आपका वीक एरिया, जितने भी वीक एरिया थे, खत्म हो जाए और अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको वीक में मिनिमम 3 मॉक लिखने हैं, वीक में मिनिमम 3 मॉक लिखने हैं, 2 घंटे का मॉक, ठीक है, 2 into 3 6 आवर्स, और हर मॉक के ऊपर मिनिमम 3 से 4 घंटे का एनालिसिस, 4 घंटे का गणित लगा दूं मैं, 4 into 3 12, so that means it is 18 hours is what you have to spend on your mock, and that's wonderful thing. और ये 18 hour should be around 20% of your time of the entire week. समझ रहे हैं ना आप? 20% मतलब 80%, मतलब 100% टाइम कितना हो गया आपका, ठीक है। 18 आवर्स इज इक्वल टू आपका 20%, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, दिस इज 0.2, सो ये होगा आपको करीबन 90 घंटे लगाने हैं वीक में। 6 दिन भी मैं लगा दूं आपके लिए, ठीक है, तो आपको 15 घंटे लगाने पड़ेंगे। 7 अगर लगा दूं तो आपको लगाने पड़ेंगे करीबन 12 से 13 घंटे। ये आपका समय जाना चाहिए भाई। इफ यू आर रिपीटर, यू कैन नॉट कीप एनी स्टोन अनटर्न। अगर आपने कुछ भी चीज छोड़ दी और आपने इतने घंटे की मेहनत नहीं करी, तो फिर किया ही क्या लाइफ में? किस बात का तुमने ड्रॉप लिया है भाई? समझ रहे हो ना बात को? रिव्यू एवरी मॉक एंड फोकस ऑन योर रीडिंग कैपेसिटी। सिर्फ मॉक रिव्यू करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। सिलेबस का मतलब होता है रीडिंग कैपेसिटी को स्ट्रांग बनाएं। आप जो लाइनें पढ़ रहे हो उन लाइनों का भरपूर मतलब समझ में आना चाहिए। एक एक लाइन दूसरी लाइन के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है, ठीक है, क्या मेन आर्ग्यूमेंट आ रहा है, कैसे एजम्पशंस क्रिएट हो रही है, ठीक है, कैसे लॉजिकल कनेक्शंस बन रहे हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया, कैन यू डेवलप समरी आउट ऑफ इट, कैन यू डेवलप थिंकिंग कैपेसिटी। हाँ, तो अच्छी बात है। एक अच्छी रीडिंग कैपेसिटी आपसे यही सब उम्मीद करती है, यह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है एक रिपीटर के लिए। जनरली जो फ्रेशर्स है ना, फ्रेशर्स के लिए क्या जरूरी है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज। अब फ्रेशर्स के लिए पहला मुद्दा जो भी हमने आपके सामने बताया कि लास्ट ईयर गलतियां क्या करी थी रिपीटर्स ने, वो समझना बहुत जरूरी है। आपने से बेटर क्या आप अभी इनमें से कोई गलती करते हो? दैट मीन्स क्या आप वही चीज पढ़ते हो जहां पे आपको पसंद है? क्या आप जीके को इग्नोर करते हो?
क्या आप कॉन्ट को इग्नोर करते हो? क्या आपको रीडिंग कैपेसिटी पता नहीं है, रीडिंग कैसे करना नहीं समझ में आता है? क्या आप ढंग से एक बार में पढ़ के चीज़ें रिमेंबर नहीं कर पाते हो? उसके पीछे क्या बातें चल रही है पूरा फ्लो नहीं समझ पा रहे हो, ऑथर के व्यू पॉइंट को पकड़ नहीं पा रहे हो, टोन नहीं पकड़ पा रहे हो, ओपिनियन नहीं पकड़ पा रहे हो? बिल्कुल प्रॉब्लम है दोस्तों। सिलेबस यही चीज का है। 80% सिलेबस आपका अगस्त तक खत्म हो जाना चाहिए। वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ जून। जून की आज 21 तारीख है। अगस्त महीने तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 100% कंप्लीट करें, 80% कंप्लीट कर देना चाहिए और उसके बाद आपकी मॉक्स की लड़ाई चालू हो जानी चाहिए। अगर आपका सिलेबस बाकी है तो, अगर आपका सिलेबस अच्छे से तैयार हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मॉक अभी से चालू कर सकते हैं और जो आपके सिलेबस के कुछ पार्ट बाकी है आप उसको करिए अच्छे से। समझ में आ रहा है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते? दोस्तों ये समझिए, अगर मुझे कोई बड़ा गोल हासिल करना है तो उस गोल के लिए जो सबसे क्रूशियल चीजें हैं उन चीजों को मैं पहले पकड़ूं और उधर मैं अगर टारगेट करूं, द मेन रूट कॉज के ऊपर अगर मैं फोकस करूंगा तो शायद मैं अपना बड़ा स्कोर लेके आ सकता हूं। तो दोस्तों आपके लिए हम डिटेल में लेकर आए कि क्या 5 चीजें करनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्लीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 लीगल टॉपिक्स, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर छोड़ दिया तो एग्जाम में बर्बादी हो जाएगी। वो टॉपिक कौन सा है? सबसे पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। इतना वास्ट और इतना डिटेल में है कि आपको जितनी भी बार पढ़ोगे उतनी ही बार कमी लगेगी कि अरे मैंने लास्ट टाइम ये नहीं देखा था, अरे मुझे ये याद नहीं रहा, मुझे वो पता नहीं है। बिल्कुल, यू मस्ट नो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन में से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कब लगेगा, स्टेट किसको कहा जाएगा, कौन सा फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कैसे आता है, ठीक है। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या जस्टिसिएबल है, क्या डीपीएसपी जस्टिसिएबल है, इमरजेंसी कब लगती है, इमरजेंसी के क्या प्रावधान है, ठीक है, से लेकर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कौन से स्टेचुटरी बॉडीज है, कौन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला पार्ट। दूसरा आप फोकस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तीसरा आप फोकस करेंगे क्राइम के ऊपर, आप फोकस करेंगे टॉर्ट्स के ऊपर, ठीक है, और आप फोकस करेंगे फैमिली लॉ के ऊपर। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, टॉर्ट और फैमिली लॉ, ये 5 ऐसे टॉपिक है जो आपको पूरे के पूरे करने पड़ेंगे जिसके अंदर से आपको यह पता चलेगा, जैसे क्राइम में क्रिमिनल लायबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, तो टॉर्ट में पता चलता है सिविल लायबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है और क्या क्या दोनों पार्टीज के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है तो क्या क्या उसके पास रेमेडीज अवेलेबल है। फैमिली लॉ के अंदर ये पता चलता है कि किस तरीके से मैरिजेस कंस्ट्रक्ट होती है, किस तरीके से डाइवोर्स बनते हैं, किस तरीके से इनहेरिटेंस बनता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे ये बनते हैं। ये तो पहले करना ही करना है। हर टॉपिक के नीटी-ग्रिटी समझिए और उसके साथ मिनिमम हर टॉपिक के मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, फोकस ऑन योर रीडिंग कैपेसिटी। रीडिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि क्या आप स्पीड में पढ़ पाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्पीड में पढ़ने के साथ साथ क्या आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल एकदम स्ट्रांग रहता है। नंबर 3, क्या आपको ये पता है कि मेन आइडिया कैसे निकलता है, क्या आप वोकैब के कंटेक्चुअल मतलब समझ पाते हैं, क्या आप इडियम्स और फ्रेजेस अप्लाई कर पाते हैं, क्या आप ग्रामेटिकल सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ पाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये आपका सिलेबस है। देन कम्स नंबर 3, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझिए कि क्या आप आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर समझ पाते हैं कि प्रीमाइसेस किसको बोलेंगे, कंक्लूजन किसको बोलेंगे। फिर जो अनस्टेटेड प्रीमाइसिस है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो लूप होल है कि प्रीमाइस बोली है, कंक्लूजन बोली है और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है जो आपको नहीं पता चला, वो उन्होंने बताया नहीं है। क्या वो अनस्टेटेड प्रीमाइसिस आप ढूंढ पाए? क्या आप अनस्टेटेड कंक्लूजन ढूंढ पाए, इन्फरेंस ढूंढ पाए?
क्या आपको स्टाइल ऑफ रीजनिंग पता है? अलग अलग स्टाइल, डिडक्टिव रीजनिंग, एबडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, आप वहां पे कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका फंडामेंटली डेवलप होना चाहिए. नंबर 4 is spending daily 1 to 2 hours on reading newspaper. If you are not reading newspaper, even in this June month, June, July, August, September, October, November, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो बेटा तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो. न्यूज़पेपर पढ़ना इज साइने क्वा नॉन विदाउट विच यू कैन नॉट सर्वाइव. क्लैट की परीक्षा में आपकी रीडिंग कैपेसिटी इंप्रूव करनी है, आपको लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव करना है, आपको मैच्योरिटी भी लानी है डिसीजन मेकिंग की, आपको एनालिटिकल कैपेबिलिटी भी चाहिए. क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देकर आएगा? ना, ये सब स्किल्स आपकी डेवलप होती है न्यूज़पेपर रीडिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने से, क्योंकि न्यूज़पेपर में इतनी सारी वैरायटी आती है. ठीक है, तो प्लीज उसको पढ़िए. द यूजुअल सस्पेक्ट, जहां से ये लोग अखबार में से आर्टिकल उठाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल जरूरी है. फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर. आपको सबसे पहले फंडामेंटली इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है पॉलिटिकल, ये पता होना चाहिए. इंडिया का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है वो पता होना चाहिए. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से पीपल कौन सी पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, वहाँ से चालू करके यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर क्या है, यूनाइटेड नेशन की मेन बॉडीज़ कौन सी है, यूनाइटेड नेशन किस तरीके से काम करता है, उस मेन बॉडीज़ के लोग कौन है, वहाँ से आपकी बात चालू होगी. फिर इंडिया के महत्वपूर्ण बॉडीज़ कौन सी है, वो क्या काम करते हैं, उनके हेड कौन है, वो आपको पता होने चाहिए. फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया की बेसिक हिस्ट्री क्या है, इंडिया का बेसिक ज्योग्राफी क्या है. ठीक है, इंडिया के बेसिक सोशल इश्यूज क्या है, इंडिया के बेसिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के मुद्दे क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया किन किन के साथ रिलेशन रखता है, साथ में टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके फाउंडर्स कौन है, क्या महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर वो टेक्नोलॉजी काम करती है. बिल्कुल, ये बेसिक बेयर मिनिमम फंडामेंटल चीजें आपको पता होनी चाहिए. अगर आपको यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गेनाइजेशन के नाम नहीं पता, उनके हेड नहीं पता, उनके हेडक्वार्टर किधर है ये नहीं पता, आपको से इतनी सारी कंट्रीज में से एटलीस्ट 50 कंट्रीज के नाम, 50 कंट्रीज के हेड, उनका कैपिटल, उनकी करेंसी नहीं पता, तो बिल्कुल दुख है भाई, है ना. तुम एग्जाम थोड़ी क्रैक कर पाओगे. इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज नहीं पता, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या क्या बॉर्डर हम शेयर करते हैं वो नहीं पता, बराबर है. तो भैया कैसे काम चलने वाला है ये सब. ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जीके का पार्ट. फोकस करिए, है ना, फोकस करिए. आपकी लाइफ इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है. ठीक है, आपकी लाइफ ओटीटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपकी लाइफ इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी लाइफ कोई और चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपकी लाइफ बस इसी चीजों पे डिपेंडेंट है. आपका सक्सेस सिर्फ इस बातों पे तय करेगा कि आप रोज क्या सही जगह पे मेहनत करते थे या नहीं. ठीक है ना, बनाइए अपना शेड्यूल दोस्तों. प्रो टैलेंट आपको रेगुलरली इस तरीके से मोटिवेट करता रहेगा, डायरेक्शन देता रहेगा. मैं सजेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट्स है ना प्रो टैलेंट के साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, प्लीज आइए ज्वाइन करिए. हमारा एक तगड़ा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड मॉड्यूल में चलता है. काफी डिटेल में हम उस चीज को पढ़ाते हैं, समझाते हैं और ट्रेन करते हैं आपको कि हर छोटी छोटी चीज के साथ आप तैयार हो पाएंगे. नंबर 2, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं. हमारा काफी तगड़ा टेस्ट सीरीज है. ठीक है, हम आपको टोटल 60 मॉक्स देते हैं. टोटल 60 मॉक्स आर अवेलेबल. एंड देन इफ यू वांट टू कम एंड ज्वाइन अवर सूरत में क्लासरूम कोचिंग, यू आर मोस्ट वेलकम. आइए और ज्वाइन करिए हमारे क्लासरूम कोचिंग को. वी प्रोवाइड rigorous course material, we provide rigorous course to you and make sure that you are enjoying, you are preparing thoroughly, enjoying thoroughly and cracking this exam with a good rank. मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छे रैंक से पास करें. ठीक है, जैसे लास्ट ईयर आप में से बहुत सारे लोगों ने अच्छे रैंक से पास किया था, सिमिलरली इसी साल मैं चाहता हूं कि आप सब लोग तगड़े से अच्छे रैंक से इस एग्जाम को क्रैक करें. सही है, चलिए आइए दोस्तों ज्वाइन करिए प्रो टैलेंट को. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी एंड ऑल द बेस्ट.